नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और चीन में गलवान घाटी को लेकर चल रहे तनाव और कूटनीतिक वार्ताओं के बीच खबर आ रही है कि चीनी सेना ने लद्दाख में एक और मोर्चा खोल दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक देवसांग प्लेन्स नाम की एक जगह के पास नियंत्रण रेखा को पार कर काफी भीतर तक घुस आए हैं। ये नियंत्रण रेखा को भारत के इलाके की तरफ खिसकाने की एक और कोशिश मानी जा रही है। जिस जगह चीनी सेना का ये अतिक्रमण हुआ है उसे बॉटलनेक या वाई जंक्शन कहा जाता है। ये नियंत्रण रेखा से 18 किलोमीटर पीछे भारतीय सीमा में है। 2013 में भी चीन ने यहाँ अपने टेंट गाड़ दिए थे, लेकिन भारत के विरोध के बाद वे वापस गए थे। गलवान घाटी की सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं कि चीन एक तरफ तो बातचीत से मुद्दे को हल करने का दिखावा कर रहा है और दूसरी तरफ उसने बड़े पैमाने पर सैनिक ढांचे को खड़ा कर दिया है। ये उन क्षेत्रों में है जहां पहले भारतीय सेना पेट्रोलिंग करती रही है। गलवान घाटी की ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है कि चीनी सेना ने भारत के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 यानी PP-14 पर बड़ा ढांचा तैयार कर लिया है और वहां चीनी सेना तैनात है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इन सैटेलाइट तस्वीरों की सेना के वरिष्ठ सूत्रों ने भी पुष्टि की है। PP-14 वही जगह है जहां 15 जून को चीन की सेना के साथ झड़प हुई थी और भारतीय सेना के एक अफसर सहित 20 जवान शहीद हो गए थे। भारत चीन के बढ़ते तनाव के बीच बीजेपी महासचिव राम माधव ने अक्साई चीन पर भारत के दावे को दोहराया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि भारत जिस तरह की मुखरता पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर दिखाता है, उसी तरह की तत्परता चीन के साथ भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दिखानी चाहिए। राम माधव ने कहा, हमारा दावा केवल LAC नहीं है, हमारा दावा इससे आगे का है। जब बात जम्मू कश्मीर की आती है तो उसमें पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी शामिल है। उसी तरह से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की बात आती है तो इसमें गिलगित बाल्टिस्तान और अक्साई चीन भी शामिल है। पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा है कि गलवान घाटी कभी भी विवाद का मुद्दा नहीं रही। यहाँ कांग्रेस की सरकार के वक्त में हमने निर्माण कार्य शुरू किया था, तब चीन ने इस पर आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन अब अचानक से चीन इसमें घुस आया है और हमारे 20 जवान शहीद हो गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चीन ने गलवान घाटी में ढांचे बना लिए हैं और वो लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ है। राजस्थान सरकार ने कहा कि यदि पतंजलि की ओर से तैयार की गई कोरोना किट राज्य में बिकती है तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि किसी भी आयुर्वेदिक दवाई की बिक्री तभी की जा सकती है जब उसे आयुष मंत्रालय की ओर से अप्रूवल मिल गया हो। राज्य सरकार का कहना है कि आयुष मंत्रालय की अनुमति के बिना इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपातकाल के ऐलान की 45वीं बरसी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपातकाल के लिए कांग्रेस को कोसते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र बहाल नहीं हो पाया है, वहां नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। अमित शाह ने कांग्रेस को आत्मचिंतन की नसीहत दी है। आपातकाल को याद करते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा, 45 साल पहले स्थिर सत्ता की लालच में एक परिवार ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, अदालतें, मुक्त भाषण सब खत्म हो गए। गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 में 4.5% की गिरावट आ सकती है और ये ऐतिहासिक गिरावट होगी। उसने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी और इसकी रोकथाम के उपायों के चलते अधिकांश आर्थिक गतिविधियां ठप होने के कारण इतनी बड़ी गिरावट आने का अनुमान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निजी कंपनियों के लिए स्पेस सेक्टर खोल दिया है। इस मौके पर इसरो अध्यक्ष के सिवन ने कैबिनेट के फैसले की सराहना की और कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र जहां भारत उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी वाले देशों में एक है, ये भारत के औद्योगिक आधार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब प्राइवेट सेक्टर भी रॉकेट बना सकते हैं और लॉन्चिंग सर्विस में भी भागीदारी कर सकते हैं। नेपाल की सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुधवार को शुरू हुई। इस बैठक में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों प्रमुख प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के बीच मतभेद खुलकर सामने आए। ओली पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने पार्टी को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया है। PM ओली पर इस बैठक को तत्काल बुलाने का दबाव था। ओली सरकार पर यह भी आरोप लग रहा है कि वह न केवल पार्टी बल्कि सरकार को मनमाने ढंग से चला रहे हैं। भारत में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में 24 घंटों में 16,922 मामले आए हैं और 418 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 4,73,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 14,894 हो गई है। फिलहाल एक्टिव केस 1,86,000 से अधिक हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 94,31,000 से अधिक हो चुकी है और मरने वालों का आंकड़ा 4,82,000 से ज्यादा हो गया है।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 23,81,000 से अधिक हो गया है और मरने वालों की संख्या 1,21,000 से अधिक है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।